बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओमेपैराज़ोल। हम देखेंगे इसका आज मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, थेराप्यूटिक यूजेस या एडवर्स इफ़ेक्ट और इसका इंटरेक्शन दूसरी ड्रग्स के साथ। सो बेसिकली टू बी स्टार्ट विद, ओमेपैराज़ोल एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टमक में रोक देगी। हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रिएट होता है इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। The one phase is बेसल, सेकंड वन इज सिफेलिक एंड थर्ड वन इज़ हार्मोनल। ये जो थर्ड फेज़ होता है ना हार्मोनल, इसमें प्रोटॉन पंप इन्वॉल्व होते हैं। ये ड्रग क्या करती है, ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। इस एंजाइम की वजह से जो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इनहिबिट हो जाएगी। इसी वजह से हम इसे कहते हैं प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर। इसमें प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर में जो बाकी ड्रग्स आ सकती हैं वो ये हैं: ओस्मेपैराज़ोल, ओमेपैराज़ोल, लैंसोपैराज़ोल एंड पेंटापैराज़ोल वगैरह। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। ओमेपैराज़ोल एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का वर्ड हम उस ड्रग के लिए, इस ड्रग का वर्ड हम ऐसे मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो होती इनएक्टिव है, लेकिन जब हम लेते हैं उसको और हमारी बॉडी में जाकर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव फॉर्म में। सो बेसिकली ओमेपैराज़ोल इज़ अ प्रो ड्रग एंड इट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रिएशन। द सेकंड पॉइंट इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? वही जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज एंजाइम के साथ और उसके जो एक्शन है उसको रोक देते हैं। सो आगे अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समराइज करूँ तो ऐसे होगा: पीपीआईज का मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये एब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाएंगे ब्लड में, ब्लड से ये जाएंगे स्टमक के पाइटल सेल्स में जाके इनकी डिफ्यूजन हो जाएगी। एज वी नो दैट स्टमक में एसिडिक पीएच होती है। कैनालिकुलाई, पाइटल सेल्स के अंदर जो फोल्डिंग होती है ना, जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, उसे हम कहते हैं कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई में जाकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फिनामाइड में। सल्फिनामाइड जो है ये एक्टिव और चार्ज फॉर्म है। ओमेपैराज़ोल जो थी वो इनएक्टिव फॉर्म थी, तो सल्फिनामाइड क्या हो जाएगी? एक्टिव फॉर्म। ओमेपैराज़ोल जो है वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, तो तकरीबन 18 आवर्स लगते हैं एंजाइम को दोबारा सिंथेसाइज होने में। तब तक गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रेशन है ना वो इनहिबिटेड रहती है। आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे डोजेज फॉर्म। स्टैंडर्ड डोज ऑफ ओमेपैराज़ोल इज़ 20 मिलीग्राम पर डेली। इसकी अगर हम मार्केट में टैबलेट्स वगैरह लेना, उसके ऊपर लिखा होता है 20 मिलीग्राम। और ये खाने से पहले 30 मिनट पहले खाने से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको खाने के बाद लेंगे तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगी। जो ओमेपैराज़ोल है ना, इसकी हाफ लाइफ होती है 1.5 आवर और एसिड की जो सिक्रेशन को ये सप्रेस कितने टाइम के लिए करती है? 24 आवर्स के लिए। और इसकी जो एफिशिएंसी है प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने की वो है 80 to 98%, ताकि ये फास्ट एब्जॉर्ब हो सके और इसकी एक्टिवेशन बाय एसिड इन स्टमक वो इनहिबिट हो जाए। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। ये देखें, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ब्लड से कहाँ पे जा रहे हैं? पाइटल सेल्स। ये पाइटल सेल्स है, इसके अंदर जो फोल्डिंग है उसे हम क्या कह रहे थे? कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई में एसिडिक पीएच है, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ब्लड से जाएंगे पाइटल सेल्स में, पाइटल सेल्स में जाएंगे कैनालिकुलाई में, कैनालिकुलाई में जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फिनामाइड में। अब ये कैनालिकुलाई है, इसके जो मेम्ब्रेन पे ये प्रोटॉन पंप वगैरह या एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वहाँ पर जाके इसको क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। आगे हम ओमेपैराज़ोल के देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। सो इसका पहला यूज़ होता है पेप्टिक अल्सर में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर अगर हमारे स्टमक या डुडेनम में सोरनेस हो जाती है उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। लेकिन स्पेसिफिकली अगर ये अल्सर सिर्फ स्टमक में हो तो हम इसे कह सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर ये डुडेनम में हो तो इसे हम कहेंगे डुडेनल अल्सर। सो ओमेपैराज़ोल इज़ यूज्ड इन अक्यूट ब्लीडिंग अल्सर। एच पाइलोरी एसोसिएटेड अल्सर। एच पाइलोरी में एच का मतलब है हेलियोबैक्टर। हेलियोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया का नाम है जो ये अल्सर कॉज करेगा, उसे हम कहेंगे एच पाइलोरी एसोसिएटेड। थर्ड वन इज स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर को हम कर्लिंग अल्सर भी कहते हैं। ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स में ये अल्सर ज़्यादातर अपीयर होता है। द फोर्थ वन इज एनसेड इंड्यूस अल्सर। एनसेड स्टैंड फॉर नॉन स्टीराइल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ओमेपैराज़ोल को हम एनसेड के साथ भी लेते हैं।
बेसिकली जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो एनसिड का जो एक्शन है ना उसको रोकते हैं। एनसिड का एक्शन क्या होता है, एनसिड जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशंस को ब्लॉक कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को करवाते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाते हैं। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ना वो इसके एक्शन को रोक देगा। एंड नेक्स्ट इट्स थेराप्यूटिक यूज इज एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया is a type of lung infection that is due to relative entry of a material from stomach or mouth to lung. And the fourth one is Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome क्या होता है, it is basically a gastrinoma, gastrin secreting tumor, गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है और ये पेनक्रियास में प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से मल्टीपल अल्सर्स जो है ना वो स्टमक में हो सकते हैं। इस अगर किसी पेशेंट को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो जाता है तो पहले तो उसकी सर्जरी करवाते हैं, अगर फिर भी इनऑपरेबल केस हो तो फिर PPIs के साथ इसकी थेरापी कंटिन्यू करते हैं। एंड द फोर्थ थेराप्यूटिक यूज़ इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ में ये यूज़ होता है। व्हाट इज़ दिस डिजीज़, इन दिस डिजीज़ द स्टमक एसिड फ्लोज बैक एंड डैमेज द मिकोजा फूड पाइप। जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ हो रहा था वो वापस इसोफेगस में चला जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज़ हो सकती है। सो हमने ये डिस्कस कर लिए इसके थेराप्यूटिक यूजेस, इसकी इम्पोर्टेंस पेप्टिक अल्सर में ज़ोलिंगर एलिसन एस्पिरेशन निमोनिया और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे मैं इसके डिस्कस करती हूँ एडवर्स इफेक्ट। हियर आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओमेप्राजोल। हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस, व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस, इन दिस डिजीज बोन बिकम वीक एंड ब्रिटल and the chronic use of omeprazole may cause hypergastриnemia. And what is hypergastриnemia? In this case excessive gastric acid is released. ड्रग इंटरेक्शन, किन ड्रग्स के साथ हम ओमेप्राजोल को नहीं ले सकते? दीज ड्रग्स आर फेनिटोइन, वारफरिन, एंटीएस्पम। अगर हम इसके साथ ओमेप्राजोल को लेंगे तो ये इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगी। एंड द सेकेंड वन इज़ एट्राकोनाजोल एंड आयरन साल्ट्स। ये अगर हम PPIs को इनके साथ इस्तेमाल करते हैं तो इन ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है उस पर इसका इफेक्ट होगा और इसकी ये बायो अवेलेबिलिटी को डेफिनेटली डिक्रीज कर देगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो दैट्स टॉपिक एंड ओवर हेयर। आज के लिए इतना ही।